Hello everyone, welcome to our session and good evening everyone. Could you please confirm that everything is fine with my audio and video so that we can start with the session? I believe everything is fine with my audio and video. So good evening everyone once again. Good evening everyone and welcome to this session, a very important session wherein we are going to discuss a very important news today of the RBI which is Payment Vision 2028, right? This vision is being, we can say, constantly provided by the RBI for, we can say, for the period of 3 years of tenure, right? तो ये जो विजन है बार बार आता रहता है, आरबीआई इंट्रोड्यूस करती रहती है इन आफ्टर एवरी 3 इयर्स. तो ये जो विजन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हेंस वी आर गोइंग टू कवर इट इन डिटेल in a very easy way, in a very simplified way, which is going to help you in remembering it, right? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इन योर फेज 1, फेज 2 और यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? सो हेंस वी आर गोइंग टू कवर इट वेरी थॉरली. आगे चलते हैं. जब हम पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं या फिर पेमेंट डिजिटलाइज पेमेंट की बात करते हैं, सो यस इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड थ्रू दिस विजन, थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, द आरबीआई हैज वर्कड ओवर द पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट थीम्स. तो अभी जो करंट सिनेरियो है और फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दिस द विजन इज बीइंग क्रिएटेड बाय द आरबीआई. इस बार जो विजन है दैट इज इन द ईयर 2026 दे हैव लॉन्च्ड इट एंड दिसंबर 2028 तक ये विजन चलेगा. दे हैव सेट सम टारगेट्स, दे हैव सेट सम इनिशिएटिव्स व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, right? Yes. Good evening, Manish. So we are starting with the payment vision, right? So recently, the RBI released what? RBI released the Payment Vision 2028 for the duration of up to that is today, right? March 2026 to December 2028. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स. नेक्स्ट 3 इयर्स तक आरबीआई कौन कौन सी चीजों पर काम करेगी, दिस इज व्हाट दिस विजन इज गोइंग टू टेल यू. व्हाट इज द थीम? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इन योर फेज 1, सो प्लीज रिमेंबर इट. इट्स नेम इज शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर. ठीक है, तो इस बारी की जो थीम है इट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पायनियरिंग द फ्यूचर इनोवेशन. दैट मीन्स हम इसे और भी ज्यादा डेवलप करेंगे, इनोवेट करेंगे, while also mitigating the risk and strengthening what we have currently. अभी जो हमारे पास पेमेंट सिस्टम है, we are going to work on it and we are going to ensure that how we are going to improve it, right? So this is the focus of India's digital payment system. It consists of 15 specific initiatives. तो आरबीआई ने इस पर्टिकुलर विजन में दे हैव स्पेसिफाइड 15 इनिशिएटिव, 15 ऐसे हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो लाने वाले हैं इन आवर अपकमिंग पीरियड, जो कि हेल्प करेंगी for the payment vision to grow further and to welcome more and more innovation and new ideas into the payment system, right? So vision is currently focusing on what? It is focusing on the user empowerment, यानी कि कस्टमर को और यूजर जो है हमारा, दैट इज द किंग ऑफ द पेमेंट सिस्टम. तो उसे सेफ गार्ड करना, उसे फ्रॉड से बचाना और उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देना टू यूज द पेमेंट सिस्टम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड स्मूथली, राइट? दिस इज व्हाट दे वांट. सो देयर इज अ नीड टू एम्पावर द यूजर, राइट? उस पर फोकस किया जाएगा. स्ट्रेंथनिंग द सेफ गार्ड अगेंस्ट द फ्रॉड. सो जैसे जैसे इवॉल्व होता रहता है पेमेंट सिस्टम, इनोवेशंस बढ़ती रहती हैं एंड साइबर attackers have more smart and clever way to attack the system, and hence we also need to upgrade ourselves in terms of safety. Then we have enhancing the efficiency of cross border payment framework. So yes, cross border payment framework जो है it is very complex, क्योंकि different countries से हमें deal करना है, different countries के different framework हैं, rules हैं, regulation हैं, and because of the exchange rate risk as well, there's a lot of complexity when we do cross border payment. तो उसके लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, we will understand that also. Promoting ease of doing business among others. ठीक है, अब यहाँ पर चाहे कस्टमर्स पेमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दूसरे बिजनेसेस के साथ डील कर रहे हैं, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एज वेल. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज एंड नंबर ऑफ लेयर्स इन द पेमेंट सिस्टम. व्हाट वी वांट दैट कि उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो. whenever a customer is making a payment to the business or any we can say merchant, और या फिर merchant किसी business अपने ही किसी पार्टी को पेमेंट कर रहा है, it should be so easy that they find it very convenient and smooth to use this payment system. तो ease of doing business है वो हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे. तो इन्हीं सब 4 हम कह सकते हैं पिलर्स के अराउंड the initiatives are being created, right?
इससे पहले भी बहुत सारे विजन्स ये निकाल चुके हैं, दैट इज 2001 में सबसे पहले विजन निकाला गया था, दैट वाज फाउंडेशन फेज ऑफ द पेमेंट विजन, ठीक है। Till to 2001 to 2025 they have launched 7 visions like this, ठीक है। ऐसे 7 विजन्स निकाल चुके हैं, कितने पीरियड तक, 3 साल के पीरियड तक। 3 साल बाद इन्होंने फिर से रिवाइज किया एंड दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू पेमेंट विजन। तो एक एक बार हम थोड़ा थोड़ा समराइज वे में उनके बारे में भी पढ़ते चलेंगे। तो पहला था हमारा फाउंडेशन फेज, यानी कि तब हम काम कर रहे थे ऑफ बिल्डिंग द बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर। हमारे पास एक बेसिक पेमेंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, राइट। सो वी वर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दीज। तो यहाँ पर हम कौन सी चीजों पर काम कर रहे थे, वी वर लुकिंग एट द एक्सपेंशनिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज को हम एक्सपैंड कर रहे थे एंड वी वर स्टार्टिंग विद द चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। इन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज यहाँ पर आधे काम पेपर वर्क पर होते थे और आधे काम डिजिटलाइज होते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस इन ईसीएस इट वाज वी कैन से डिफरेंट as per region to region, that is it is based on the regional areas, right। तो जैसा रीजन काम करेगा उसी हिसाब से ECS was used among various regional banks and financial institutions। So there was a need कि हम एक centralized system हो, that is check trunnication system, और physical movement of checks was need to be stopped, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एरर भी हो रहे थे and that was also time taking। तो CTS लाया जा रहा था at that point of time, ताकि electronically we are able to settle the check। After that we were also working that on real time gross settlement system, that is RTGS, वो हमने लॉन्च किया था। एंड वी वर शिफ्टिंग फ्रॉम चेक बेस्ड टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की तरफ मूव कर रहे थे। दिस वाज द फेज इन द फाउंडेशनल फेज। देन कम्स योर 2005 टू 2008 इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फेज। इस फेज में क्या था, दैट वी वर क्रिएटिंग अ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिकॉज वी वर एबल टू हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसे अब कंट्रोल भी करना है, तो उसको फ्रेम करने के लिए, उसे उसके अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशन, वी नीड अ लीगल फ्रेमवर्क। सो उसके लिए क्या क्या लेकर आए, वी केम अप विद द PSS एक्ट, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जिसने RBI को पावर दी दैट यस यू कैन मॉनिटर एंड सुपरवाइज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ द RBI also came up with the Department of Payment and Settlement System, that is DPSS। इसे भी इन्होंने लॉन्च किया, अगेन दैट इज गोइंग टू लुक आफ्टर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके बाद सबसे बड़ा इन्होंने जो फॉर्मेशन करी ऑफ वन वेरी अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, दैट वाज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI निकाला, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम निकाला, रुपे कार्ड नेटवर्क निकाला। सो इट हैज लॉन्च्ड वेरियस प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ। तो NPCI की इंपॉर्टेंस देखते हुए वी नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फेज, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फेज बिटवीन 2005 to 2008। So this was a major change that happens during this phase. Then we have oversight and expansion phase. It was between 2019 to 2012. Again 3 years का पीरियड है। इसमें क्या जरूरत थी, हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है, वी हैव स्ट्रक्चर एज वेल। अब हमें जरूरत है कि हम एक्सपैंड करें अपने डिजिटल पेमेंट को और इसे जितना सेफ कर रख सकें, जितना ज्यादा हम इसे एफिशिएंट कर सकें, दैट इज द एजेंडा। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीजों पर काम किया, वी वर्कड ऑन नेफ्ट एंड RTGS। हमने नेट बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को लेकर आए एंड वी ऑल्सो केम अप विद द RTGS पहले से लॉन्च था पर हमने इसे एक्सपैंड किया अमंग द बिजनेसेस, अमंग द कंपनी, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस। वी वर्क ऑन ग्रोथ इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, हमने ग्रोथ पर काम किया, दैट इज वी नीड ग्रोथ इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, चाहे वो रिटेल लेवल पर हो चाहे वो मर्चेंट लेवल पर हो। स्ट्रॉन्ग RBI सुपरविजन, साथ के साथ RBI ने अपना सुपरविजन भी इंक्रीज किया, वर्किंग ऑन द फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज FMI। फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर RBI ने इंटायरली इसको ओवरलुक किया, सुपरवाइज किया, राइट। तो यहाँ पर ओवरसाइट RBI ने अपनी बढ़ाई ऑन दीज पर्टिकुलर areas। Then comes the next phase, which was inclusion and standardization. Inclusion and standardization phase. It was between 2012 to 2015। यहाँ पर हमने फोकस किया कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, that we need more and more participation from the
rural area, from the people in remote areas, and we focused on cashless economy. हमें ज़्यादा कैश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, फिजिकल कैश पर. We are going to move towards the cashless economy. तो हमने क्या किया? We expand the PPI, prepaid पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे हमने काम किया, डिजिटल वॉलेट्स पे काम किया, wherein people were keeping their money in the wallets, in the digital wallets, instead of keeping them in their cash physically, right? लॉन्च ऑफ ट्रेड्स एक बहुत ही हम कह सकते हैं बड़ा इनिशिएटिव था फॉर द एमएसएमईज, जिसमें उन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दे वर प्रोवाइडेड विद सम लिक्विडिटी इशू, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इशू. एमएसएमई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी. एमएसएमईज जितना ज्यादा ग्रोथ करेंगे उतना ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, उतना ज्यादा इकोनॉमी ग्रोथ होगी, राइट? द इंटायर जीडीपी विल ग्रो, राइट? एंड दैट वाज द रीजन कि उनकी जो प्रॉब्लम थी, लिक्विडिटी इशू था, उसको सॉल्व करने के लिए दे केम अप विथ TREDS. They launched TREDS in which phase? In inclusion and standardization phase, right? They also introduced Bharat Bill Payment System. They introduced it, right? And they also focused on growth of Aadhaar enabled payment system. Yani ki with the use of Aadhaar, with the use of your fingerprints, you can access the basic financial services, banking services. You can withdraw your money. You can even deposit your money. You can go for, we can say, check your bank balance. All such things are provided through this Aadhaar enabled payment system. फोकस ऑन इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया गया. एंड इंटरऑपरेबिलिटी दैट मीन्स एक सिस्टम, सारे सिस्टम आपस में लिंक्ड हैं. दैट इज योर यूपीआई. यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर यूपीआई, ओपन एंडेड टेक्नोलॉजी है विच कैन बी यूज्ड इन एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, राइट? So this UPI application is being used in various, we can say, किसी भी वेबसाइट पर यूज हो सकती है यूपीआई टेक्नोलॉजी, एंड यूपीआई एप्लीकेशन में भी आती है. सो दिस इंटरऑपरेबिलिटी, द फीचर ऑफ दिस इंटरऑपरेबिलिटी इन द यूपीआई नीड टू बी देयर इन ईच एंड एवरी सिस्टम एज वेल. तो इसके ऊपर भी काम किया गया. Digital transformation. Now they work on the rapid digitalization, yani ki they try to make each and everything digitalized, which is going to make it very easy for the RBI to monitor and supervise. Also, this will bring a lot of transparency with the regulator as well and with the user as well. तो इस चीज को यहाँ पर emphasize किया गया. They launched what? UPI. UPI का launch था at this very important phase, that is digital transformation phase, जहां पर डिजिटल पेमेंट्स बहुत ही बूम करी थी. दैट मीन्स दे ग्रो रैपिडली, उनका बहुत एक्सेसिव ग्रोथ हुआ था. एंड देन द फोकस वाज ऑन द सेफ्टी एंड द रेजिलियंस. हमें चाहिए कि हम अनसर्टेनिटी से मैनेज कर पाए, खुद को, अपने आप को बचा सके, राइट? Then comes the second last phase, that is measurable outcome phase, which we were focusing on target based growth. हमने target set कर दिए that we want this much growth in the upcoming period. तो हम उन targets को achieve करने में कोशिश कर रहे थे. The target was 4x, that is 4 times हमें चाहिए growth of the digital payments, right? तो उससे हम judge कर रहे थे based on the quantity that we want this much growth in the digital payments. And the focus was on safety, security, speed, convenience and affordability. So these 5 factors were the main focus at this point of time. फिर लास्ट जो अभी रिसेंट, सबसे मोस्ट रिसेंट वन वाज था ग्लोबलाइजेशन एंड द ट्रस्ट फेज, जहां पर हमने भी फोकस ऑन द ग्लोबलाइजेशन, हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम किया. एंड वी फोकस ऑन ट्रस्ट, यानी कि कस्टमर का ट्रस्ट होना चाहिए डिजिटल पेमेंट्स पर. अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो दे हैव दैट ट्रस्ट कि यस आई विल बी एबल टू रिट्रीव माई मनी, द गवर्नमेंट इज देयर, द रेगुलेटरी बॉडी इज देयर, द मर्चेंट इज देयर, द बैंक इज देयर फॉर मी इन ऑर्डर टू हेयर माई वॉइस. मेरी आवाज सुनी जा रही है, दैट इज व्हाट दे नीड टू बी डन. तो इसकी थीम क्या थी सबसे लेटेस्ट वाली की? इट वाज 4 E's, दैट इज ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम. 5 I's गोल थे, दैट इज आई इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन. तो ये 5 I's पर काम किया गया था. एंड पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस, दे ब्रॉट अप पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस एंड फास्टर सीटीएस, दैट इज चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को 1 डे सेटलमेंट पर लाया गया. So that was a huge change that happened in the check sector, check area में जो काम किया गया था. So this was some old phases जिसके बारे में हमने पढ़ा. तो हम नए phases की बात करते हैं, which is there, which is specific initiatives. जो इन्होंने 15 initiatives निकाले हैं, that is what we need to learn here. एक एक करके आराम से हम उन्हें समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे आज, ठीक है? So the first one is facility for remitter to enable disable transaction on any digital payments mode through issuer channels.
तो होता क्या है, अभी जो इंटरनेशनल कार्ड, आप जो भी अपने हाथ में कार्ड पकड़ते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एज वेल एंड योर डोमेस्टिक transaction as well. You are able to switch the transaction type based on your convenience. जैसे कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है तो यू आर स्विचिंग योर ट्रांजेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल मोड, है ना. एंड देन यू ऑल्सो हैव दैट सेम फैसिलिटी कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो. यू हैव दिस फैसिलिटी टू स्विच ऑन एंड ऑफ फैसिलिटी फॉर दिस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. अभी आपको कार्ड में ये फैसिलिटीज दी जाती हैं. RBI is saying that this kind of on and off facility should be also provided in every kind of digital payment mode. चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल मोड हो, उसमें भी आपको ये स्विच फैसिलिटी दी जाए, wherein the person have more empowerment in their hand, they have more flexibility to make their payment, which is going to be very safe for them at the same time. Right? तो दे कह रहे हैं, what they are saying that now a similar facility may be introduced in all digital payments mode. सभी के लिए निकाली जाएगी, which is going to be very useful for the user. तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रॉड्स. वो अपने हिसाब से स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं देयर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, एंड दे कैन मैनेज इट. Second initiative है reports on cross-border payments, that is domestic trends, global developments, strategic implication of India's payment ecosystem. RBI क्या कह रहे हैं? RBI saying that RBI will publish report on cross-border payment. तो ये एक नई रिपोर्ट अब से इशू की जाएगी by the RBI, which is being named as report on cross-border payments. इसमें क्या दिखाया जाएगा? The cross-border payments volumes, their cost, their transparency, speed of transaction, plus the performance of various channels and corridors. तो इन सब एस्पेक्ट्स पर या फिर इन सब मैट्रिक्स के बेसिस पर वी आर गोइंग टू एनालाइज आर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. इससे क्या होगा, दैट आरबीआई विल हैव वन प्लेस जहां पर वो उन्होंने पूरा पूल क्रिएट किया हुआ है ऑफ द डेटा रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो वहां पर अपनी मॉनिटरिंग और सुपरविजन और भी ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो अलाउइंग अस to look at the strength and look at the growth of the border payments, right? इसके अलावा what this report will help in, this will help us in benchmarking the India's progress against the global trends. इससे हमें ये भी पता चलेगा that considering the international standards and the trends, we can compare ourselves with them, right? This will help us in finding the area of improvement. हम देखेंगे where we are lacking and how we can make our standards as same as the international standards. So we will also evaluate the international developments impact on our payment system. देखिए internationally there are a lot of developments and a lot of, we can say, new initiatives are being taken, right? So उस तरह के डेवलपमेंट का, उस इनिशिएटिव का हमारे पेमेंट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, we are also going to look after that. So this is what they are trying to do. They are also going to release report on cross border payment. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं. The third initiative is review of cross-border payment ecosystem with an objective to increase the efficiency of cross-border payment. तो देखिए हमने अभी बात करी थी स्टार्टिंग में कि उनका फोकस कहाँ पर है, क्रॉस बॉर्डर में है. तो क्रॉस बॉर्डर में क्या कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हमारे पास बहुत सारी इंटरनेशनल पेमेंट्स आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एक्सपोर्टर्स और जो इम्पोर्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग व्हाट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. हमें रेमिटांसेस आती हैं, राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर आर इकोनॉमी. तो इसीलिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यस दे आर इंपॉर्टेंट. तो एक एफिशिएंट सिस्टम हमें क्या हेल्प करता है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके. हमारे पास जितने भी पैसे आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, देयर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी लेस. अगर ये कब होगा, जब आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा एंड वी आर एबल टू improve the competition as well in the market. We are also helping our exporters and importers in accessing the global market. तो अब आरबीआई क्या करना चाहती है इस केस में? आरबीआई कह रही है दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग अ रेगुलेशंस ओवर द लिबरलाइजेशन एंड फॉर द टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव. हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया जाए और वी हैव enough liberalization for the people who are participating in the cross border, right? But we are also going to work on the cross border payment system. तो ये एक फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं नेम्ड एज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम दैट इज गोइंग टू
make the cross-border payment even more efficient, transparent, resilient and accessible. तो एक नया फ्रेमवर्क लेके आएंगे या फिर एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे, जिसमें RBI will also review the system and identify the problem and try to make it as efficient as they can. Again, किसको help कर रहे हैं? Exporters and importers को, the remittances that we are getting from our NRIs, right? Let's just move ahead. Not question number 4. 4, initiative. Streamline cross-border payment authorization. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है? That the participants who are involved in cross-border payment, they need two kind of authorization. One authorization under the Payment and Settlement Act of 2007, and there is also one authorization that is license required under FEMA Act, that is Foreign Exchange Management Act 1999. इन दोनों के अंदर दे नीड ऑथराइजेशन एंड लाइसेंस इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट. अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ रहे हैं एक पार्टिसिपेंट को इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो एट द टाइम टेकिंग. राइट, सो सॉल्यूशन क्या है? दैट RBI इज गोइंग टू क्रिएट अ सिंगल विंडो एप्लीकेशन प्रोसेस. एक सिंगल विंडो बनाएंगे वेर इन ऑल द अप्रूवल्स रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन विल बी अप्रूव्ड एट दैट one single place. So that is going to be very helpful for the participant who are participating in the cross border payments. इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जाकर अगर कोई नया अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसका अदर यूज केस भी हो सकता है. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के यूज केसेस और भी ज्यादा फ्यूचर में हो सकते हैं. राइट, सो सी, अब इससे यहां से हमें क्या पता लगता है? दैट दिस पेमेंट विजन 2028 इज गिविंग सम फ्लेक्सिबिलिटी टू whom? टू RBI. कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाने में which can be improved over the period of time. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ला रहे हैं with the RBI. So this is another 4th initiative. 5th इनिशिएटिव की बात करते हैं, which is limited liability customer shared responsibility framework. ठीक है, what is this? That exactly what is happening, that जब भी एक इशूअर, यानी कि अगर मैं इशूअर बैंक हूं, मैं एक कस्टमर हूं, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई मनी टू से बैंक टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड दिस इज बैंक 1. ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि मैं 20,000 रुपीज आई ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैंक टू दिस माई फ्रेंड. अब होता क्या है? दिस इज द इशूअर बैंक एंड दिस इज द बेनिफिशियरी बैंक. ठीक है, दिस इज द इशूअर बैंक एंड दिस इज द बेनिफिशियरी बैंक. मैंने ट्रांसफर करी मनी थ्रू UPI टू दिस पर्टिकुलर फ्रेंड. अब प्रॉब्लम क्या हुई? दैट दिस पर्टिकुलर पेमेंट डजंट गो टू दिस पर्सनल, इट वेंट टू समवेयर एल्स बिकॉज ऑफ सम मिसहैपनिंग या फिर सम काइंड ऑफ फ्रॉड. ये एक फ्रॉड की वजह से दिस हैज हैपेंड. ठीक है, तो बेसिकली मेरा नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ, और ये इशूअर बैंक का. अभी जो हमारा करंट फ्रेमवर्क है, दैट फोकसेस ऑन द इशूअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो किसे हेल्ड करता है रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करता है फॉर हैविंग एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग व्हाइल ट्रांसफरिंग द मनी? द इशूअर बैंक. राइट, तो बेनिफिशियरी बैंक का तो कोई रोल ही नहीं रहा. तो RBI कह रही है, नो, दिस इज अ रॉन्ग वे टू हैव for the distribution of responsibility. The beneficiary bank is equally responsible for this liability of 20,000 rupees, right? तो अभी प्रॉब्लम क्या है? Responsibility is on the one side, that is on the issuer bank only. So we want shared responsibility. That means the issuer bank and the beneficiary bank is also involved. इससे क्या होगा? That they will both the banks will work on the fraud detection and they will both work together in coordination, जिससे इंश्योर होगा कि yes, the payment is coming from right person to the right person, right, to the right account at the same time. और इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बढ़ेगी और कंज्यूमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा. So this is what they are trying to issue, that under this both the customers bank and the beneficiaries bank, ठीक है, both will be sharing the liability under the unauthorized digital payment transaction. अगर कोई भी unauthorized digital transaction होती है बिटवीन द टू पार्टिसिपेंट, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस क्यों ना हो, चाहे वो फ्रॉड का ही कोई केस क्यों ना हो, राइट, तो बोथ द बैंक्स आर गोइंग टू बी लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर केस. ये पैसे कहां से आए, व्हाई दे एक्सेप्टेड इट, ऑल सच थिंग्स. इनिशिएटिव नंबर 6, रिकॉग्नाइज द स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. अब यहां पर इन्होंने 2 इनिशिएटिव निकाले हैं
under the payment system. They are saying that under the payment system, we know that innovation is really very important. Innovation बहुत जरूरी है, right? नए ideas को welcome करना, that is also very important at the same time. But see, we as a regulator, we always think about what? We think about risk, right? क्योंकि risk है, और क्योंकि risk है, we bring what? Rules and regulation. हम क्या लेकर आते हैं मार्केट में? रूल्स एंड रेगुलेशन. अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं पेमेंट सिस्टम में, जैसे कि नए नए रेगुलेशंस, नॉट रेगुलेशन, नए नए इनोवेटिव आइडियाज, या फिर नए नए हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है इन द पेमेंट सिस्टम. if we start regulating them, if we start regulating them from day one, that will slow down the innovation, that will slow down the innovation. और जो innovation कर भी रहा होगा या फिर टेक्नोलॉजी नहीं बना भी रहा होगा, they will not feel very flexible और freedom enough कि हाँ भाई हम नए इनोवेशन करें, क्योंकि पहले दिन आते ही क्या हो जाती है? रेगुलेशंस लग जाती हैं, अरे ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट? सो अभी आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कहा कि वी नीड टू बी वेलकमिंग इन नेचर when there is some kind of innovation that is happening in the payment system. तो उसके लिए प्रपोजल हम कह सकते हैं, प्रपोज सोल्यूशन क्या है? दे आर सेइंग कि हम एक न्यू कैटेगरी बनाएंगे पेमेंट सिस्टम में. कैसी कैटेगरी? इस कैटेगरी का नाम होगा स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स. क्योंकि ये स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, तो दे कैन ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेशंस इन द पेमेंट सिस्टम. हम उन्हें तब रेगुलेट करेंगे जब हमें लगेगा यस इनका साइज बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है एंड इनकी एक्टिविटी इज नाउ वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेमेंट सिस्टम. In those scenarios में we will start regulating them, we will start having rules and regulation for them. Otherwise we are not going to regulate them from day one. इसके साथ साथ they are also trying to brought perpetual regulatory sandbox. अब इसका क्या मतलब है? That a sandbox, regulatory sandbox is a place which is a controlled ecosystem wherein the participants can have innovative ideas and technologies and they can work in that safe environment. At the same time they are also making it try various kind of innovative ideas. तो वो try भी करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि there is any kind of loopholes और है कि नहीं है. तो रिस्क भी साथ के साथ they are trying to mitigate, right? तो एक controlled environment है जहां पर हम innovative ideas को try करते हैं और देखते हैं whether they would be able to survive in the real market or not. तो वो उनका क्या होता है? एक लिमिटेड टाइम होता है. देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. तो अब इन्होंने जो निकाला है दैट इज परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब है देयर इज नो टाइम लिमिट. इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं रहेगी इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की. सो द पर्सन, दिस परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज गोइंग टू रिमेन ओपन for we can say for every time, or we can say it is going to stay open every time and the participants can come and join and simply innovative ideas को यहाँ पर try कर सकते हैं, which is a very controlled environment, और देख सकते हैं whether it's going to survive in the real market or not. तो ये दो नए initiative निकाले हैं for the payment system. आगे बात करते हैं सेवेंथ, डेवलप पेमेंट्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी. दे आर सेइंग क्योंकि अब पेमेंट सिस्टम इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, ग्लोबल पेमेंट लैंडस्केप भी इवॉल्व होता जाता है, रैपिडली इंक्रीज हुए जा रहा है. सो वी विल हैव अ रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी. हम रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट या फिर एक सेल या फिर एक डिपार्टमेंट खोलेंगे. ठीक है, अभी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी उसके बारे में, बट दे आर सेइंग वी आर गोइंग टू हैव वन कैपेसिटी सेंटर ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहां पर हम देखेंगे कि पॉलिसी मेकिंग किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर रिसर्च एंड ट्रेनिंग दी जाएगी टू द पार्टिसिपेंट्स, राइट? एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड कनेक्शन विद अदर सेंट्रल बैंक्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मिलेंगे, जहां से उनसे आइडियाज, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आर सिचुएशन बेटर. ठीक है, तो ये भी एक सेवंथ इनका इनिशिएटिव है. Eighth initiative is framework for the interoperability innovation in the TREDS platform. देखिए TREDS platform stands for Trade Receivables Discounting System. तो होता क्या है इस TREDS platform पे? It is a platform under which the merchant or we can say a small MSME entrepreneur, small micro medium enterprise simply can upload their invoices. अपने इनवॉइसेस क्या कर सकती हैं? अपलोड कर सकती हैं. एट द सेम टाइम बैंक्स ऑन द अदर हैंड और एनी पार्टिसिपेंट फ्रॉम द अदर हैंड, फ्रॉम द अदर वी कैन से साइड, कैन बाय दीज इनवॉइसेस एट अ डिस्काउंट प्राइस.
ठीक है, सो दे कैन बाय द इनवॉइसेस एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस से खरीद सकते हैं। इससे एमएसएमईज को क्या हेल्प होगी, दैट दे विल गेट इमीडिएट लिक्विडिटी, they will get immediate money in their hand and they can start reworking again, ठीक है, yes, so they can start reworking again, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनकी जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, दैट वाज पैसों की जो दिक्कत थी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, वी कैन से वेटिंग फॉर देयर मनी, वेटिंग फॉर देयर मनी। इनवॉइसेस, कुछ इनवॉइसेस क्या होते हैं, उन पर पेमेंट एकदम से नहीं आती किसी एमएसएमई को, राइट, तो उनको वेट करना पड़ता है अपनी पेमेंट के लिए, और अपने क्लाइंट को बोल भी नहीं सकते डांट कर कि जल्दी से दे दो मुझे पेमेंट, क्योंकि उन्हें क्लाइंट की देखभाल भी करनी है और उनको बनाए भी रखना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब क्लाइंट कहता है 2 से 3 महीने बाद आई एम गोइंग टू गिव यू द पेमेंट, अब एमएसएमई क्या करे, दे हैव टू रन देयर बिजनेस, तो पैसों की कमी हो रही है, तो दे कैन सेल द इनवॉइसेस at the stretch platform, and the banks and the individuals can buy these we can say invoices at a discount, say 1 lakh का invoice है, 1 lakh का bill है, तो they are going to pay 95,000 to this MSME immediately, तो इससे क्या होगा, इसकी liquidity problem solve हो जाएगी, and what is the profitability है for the participant who is joining here on the other side, तो that is 5,000 rupees का जो margin है, that they are going to retrieve from whom from the actual क्लाइंट और वी कैन से एक्चुअल बायर जिसने गुड्स खरीदी थी, ठीक है, जिसको पेमेंट करनी है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में क्या लेकर आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहे हैं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी इश्यूज जो हैं एमएसएमई के पास उसे सॉल्व करता है। अब इसमें क्या की इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी इन द ट्रेड्स। देयर इज नॉट ओनली ट्रेड्स प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स द इनवॉइसेस, देयर आर मेनी अदर प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स एज वेल which also discounts the bill for the MSME, ठीक है। So they are saying that we need to keep the platform connected, हम सभी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को कनेक्टेड रखेंगे, दैट विल फीचर अप व्हाट, द फीचर ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। सेकंड इज फैक्टरिंग विद रिकोर्स, कह रहे फैक्टरिंग के साथ साथ हम वी आर गोइंग टू ऑल्सो एड वन मोर फीचर्स इन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म विच इज लायबिलिटी ऑफ पेमेंट। मान लीजिए ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है जिसने अल्टीमेटली पेमेंट करनी थी फॉर द बिल पेमेंट टू द एमएसएमई ऑल्सो एंड टू द ट्रेड्स ऑल्सो, है ना। तो उसको जब पेमेंट करनी थी, अगर ये बायर पेमेंट नहीं करता या फिर डिफॉल्ट कर देता है ऑन हिज पेमेंट, तो हु विल बी लाइबल, इसने तो पैसे ले लिए, एमएसएमई ने तो पैसे ले लिए इस पर्टिकुलर बैंक से, नाउ अब बैंक का जो ये जो लॉस हुआ है, हु विल पे फॉर दैट लॉस, तो वो यहाँ पर उसी लाइबिलिटी की बात करें, दैट हु विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस लॉस। तो यहाँ पर कह रहे हैं दैट वी विल हैव अ रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब है वी विल, इफ द बायर डजंट पे सेलर रिमेन्स लाइबल, यानी कि यहाँ पर एमएसएमई को हम लाइबल ठहराएंगे इन केस द बायर डू नॉट, if the buyer do not what, pays the money or default on the payment, ठीक है। the last is discounting for export MSMEs, डिस्काउंटिंग फॉर एक्सपोर्ट एमएसएमईज, यानी कि पहले ये सिर्फ स्मॉल हमारे डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस करते थे गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए ही काम करता था, बट नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू इंक्लूड हुम, द एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स एज वेल, यानी कि जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं उन्हें भी अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे एट द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो देखिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए ये तीनों फीचर्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं। इनकेस आपको ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म समझना आया हो तो मुझे अभी बता दीजिए, वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द नेक्स्ट इनिशिएटिव। 9, साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क फॉर पीएसओ। पीएसओ स्टैंड फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, पेमेंट system operator. Who is this payment system operator? This is a operator, or we can say the service operator who provides you the service, right? So RBI will introduce what, a indicator framework. कौन सा indicator framework? The cyber key risk indicator framework. That will, the purpose is to have a data driven approach while monitoring the cyber risk. इसमें क्या होगा, that PSAOs को कंटिन्यूसली हम चेक करेंगे, ये जो क्या है ऑपरेटर्स हैं, ये पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो हम इन्हें रेगुलेट करेंगे, तो वी आर अल्टीमेटली रेगुलेटिंग व्हाट, द पेमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यूसली मॉनिटर चेक द साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ थ्रू पीएसओस, पीएसओस के थ्रू चेक करेंगे। We will identify the risk indicators from the very beginning. We will compare the cyber resilience of different entities.
वी विल ट्रैक देयर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, इन ऑपरेटर्स की क्या सिक्योरिटी है एट देयर ओन लेवल, वी विल जज दैट, एंड वी विल हैव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वी विल हैव अर्ली वार्निंग सिग्नल हमें मिल जाएगा, एंड वी कैन वर्क ऑन इट बिफोर इट इज टू लेट, राइट। तो पीएसओ पर काम किया जाएगा, दैट मीन्स पीएसओ के ऊपर अब और भी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगी। 10th इनिशिएटिव, चेक स्क्रूटनी एंड सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी जो चेक सिक्योरिटी है, अभी जो चेक सिक्योरिटी है, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जो ईच एंड एवरी बैंक फॉलो, जैसे कि सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड है? सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड। अभी हमें इस स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पढ़ना, ये किसके लिए है? ये बैंक्स के लिए। ये स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है, या फिर हम रूल्स कह सकते हैं, एक बुक है जो किसको कौन फॉलो करता है? बैंक्स फॉलो करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं? दैट हाउ द फीचर्स ऑफ चेक शुड बी, एक चेक के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, वो ये स्टैंडर्ड बताता है, राइट। बट अभी बैंक्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? दैट बैंक्स हैव डिफरेंट फीचर्स। हर एक बैंक का चेक का अलग अलग फीचर्स है, राइट। दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, दैट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड वेरी स्ट्रिक्टली है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो अभी प्रपोजल क्या है? प्रपोजल दैट आरबीआई विल रिव्यू द डिजाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ चेक। दे विल अगेन रिव्यू कि अभी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या है हमारे चेक्स का, एंड दे विल ऐड सम न्यू फीचर्स इन द चेक, जिससे उनकी सिक्योरिटी और उनकी एफिशिएंसी और बढ़ा सके। तो अगेन यहाँ पर स्टैंडर्ड नया लाने का क्या एजेंडा है कि यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी, ईच एंड एवरी बैंक विल हैव सेम काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ देयर चेक्स, बेटर फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड नहीं होगा, एंड अलाइनमेंट विद द न्यू सिस्टम, एक नया अलाइनमेंट होगा विद इन अ सिस्टम, राइट, विद द इंटायर सिस्टम। And check will have a unique benefit. इसके साथ they are also going to have unique benefit in the check. What is that unique benefit? कि अब स्पीड किसकी रहेगी? चेक सेटलमेंट की, डिजिटल पेमेंट जैसी, पर बेनिफिट कैसा रहेगा? पेपर चेक का रहेगा। तो दोनों के ही बेनिफिट्स यहाँ पर कंबाइन किए जा रहे हैं। सो दे आर ब्रिंगिंग अप अ फीचर दैट विल हैव अ स्पीड ऑफ डिजिटल पेमेंट, बट अ फीचर ऑफ, और वी कैन सी द बेनिफिट ऑफ पेपर चेक, राइट। आगे चलते हैं। योर इनिशिएटिव नंबर 11, फैसिलिटेट इनहैंस एक्सेस टू पेमेंट्स डेटा। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो पेमेंट डेटा है वो कोई भी एक अच्छा पेमेंट डेटा नहीं है। पे डेटा, पेमेंट्स डेटा, हमारे पास एक अच्छा पेमेंट्स डेटा नहीं है, एक ऐसा पूल ऑफ डेटा दैट वी कैन चेक एनी टाइम, जो हमें रियल टाइम डेटाबेस बताए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं, यूज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है पेमेंट सिस्टम की। सो अभी वी नीड टू प्रपोज, अभी आरबीआई क्या कह रहे हैं कि एआई बेस्ड डेटा सिस्टम लेकर आएंगे। एआई बेस्ड यानी कि एआई विल कलेक्ट ऑल द डेटा, एआई बेस्ड होगा, wherein the RBI will also have a control over it, जिससे हमें बेटर एक्सेस मिलेगा किसका? डेटा का, हमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, और हम इनोवेशन जो लेकर आएंगे वो भी हम लेके आ सकते हैं, कंसीडरिंग द डेटा पॉइंट्स दैट वी हैव। तो हमें पता लगता रहेगा कि पॉलिसी मेकिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए एंड वेयर वी आर लैकिंग। तो इट विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डाटा। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डाटा भी यहीं पर ही कलेक्ट किया जाएगा, एंड प्रोवाइड अ यूनिफाइड डायनेमिक व्यू। एक सिंगल प्लेस पर वी विल हैव अ लॉट ऑफ डेटा, एंड जो कि डायनेमिक व्यू देगा, वेदर इट इज फॉर द डोमेस्टिक पेमेंट, फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, फॉर अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट टू अ पर्टिकुलर कंट्री, वी विल हैव अ डायनेमिक व्यू। हम बहुत अलग अलग तरीकों से उसी डेटा को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, राइट। 12th इनिशिएटिव, रीइमेजिन कार्ड पेमेंट्स इन इंडिया। रीइमेजिन कार्ड पेमेंट्स इन इंडिया। अभी आपकी जो कार्ड पेमेंट्स हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कार्ड पेमेंट्स? दैट कि अगर मान लीजिए एक ऐसा मर्चेंट है विच इज सेइंग कि मैं आपका रुपए कार्ड नहीं एक्सेप्ट करूंगा, आई डोंट एक्सेप्ट योर रुपए कार्ड नेटवर्क, राइट। तो आप पूछते हैं आप कौन सा नेटवर्क कार्ड यूज करते हैं, तो दे सेड दैट मास्टर कार्ड, आई यूज मास्टर कार्ड, और आई प्रेफर वीजा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इफ द इंडिविजुअल डू नॉट हैव दैट कार्ड, अगर उसके पास वो कार्ड नहीं है, तो आपको क्या होती है? परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है इन मेकिंग द पेमेंट थ्रू योर कार्ड।
सो अल्टीमेटली क्या होता है दैट पीपल माइट स्टॉप यूजिंग दैट पर्टिकुलर नेटवर्क और या फिर वो कार्ड यूज करना बंद कर देते हैं। बट वी डू नॉट वांट दैट, क्योंकि हमें हर एक तरह का पेमेंट सिस्टम अपडेटेड रखना है, अपग्रेडेड रखना है, एंड इट शुड बी सो स्मूथ फॉर द इंडिविजुअल सो दैट दे कैन इजिली मेक द पेमेंट, है ना। यही तो फैसिलिटी है जो आरबीआई हमें प्रोवाइड करवाना चाहता है। तो इसके लिए अभी क्या लेकर आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप ओपन एंड इंटरऑपरेबल कार्ड इकोसिस्टम। कैसा है, ओपन है, इंटरऑपरेबल है। इंटरऑपरेबल का मतलब है दैट using that one card it can be used in various other, we can say, systems as well। आपका एक कार्ड चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो, इट इज एक्सेप्टेबल एट ऑल मर्चेंट प्लेसेस, एट ऑल वेबसाइट, इन ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। सो दिस इज शुड बी हैपन विद दैट कार्ड, है ना। तो वो ओपन होना चाहिए और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। तो फीचर्स क्या होंगे इस इंटर ऑपरेबल या फिर ओपन इकोसिस्टम कार्ड के, सो दैट इज मोर चॉइसेस फॉर कार होल्डर्स एंड द मर्चेंट। क्योंकि अब हमें कार्ड को कुछ इस तरह से करना है जैसे आपका यूपीआई चलता है, दैट इज वन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही हमें कार्ड के साथ भी चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्शन हो जाएंगे विद द मर्चेंट एज वेल एंड विद द कार्ड होल्डर एज वेल। यूज सिक्योर टोकनाइजेशन कह रहे हैं, इसमें एक और नया फीचर लेकर आएंगे। देखिए आपकी कार्ड डिटेल्स होती हैं, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, देन देयर इज अ सीवीवी नंबर एज वेल, देन देयर इज अ वी कैन से डेट ऑफ एक्सपायरी एज वेल। ये कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल इन डेटा। इनका थ्रेट होता है किसका, किसका, कि ये चोरी ना हो जाए, देयर इज अ थ्रेट ऑफ थेफ्ट, है ना। ऐसा हो सकता है चोरी हो जाए आपकी डिटेल्स, तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम इन सभी डिटेल्स को किस तरह से टोकनाइज कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टोकनाइज, वी विल टोकनाइज इट, मतलब कि हम इसे एक ऐसा यूनिक नंबर एलोकेट करेंगे जिसको कैसे कोड किया जाएगा, ऐसे कोड किया जाएगा कि ये इन तीनों डेटा को रिप्रेजेंट करे, पर ये तीनों डेटा नहीं होंगे इसमें। तो जैसे कि आपकी यूपीआई आईडी चलती हैं, आपका क्यूआर कोड है जिसे कोई रीड नहीं कर सकता, इट इज अगेन कोडेड, राइट। तो ऐसे ही आपको एक कोड दिया जाएगा, अगर ये कोड चोरी हो भी जाता है, अगर ये कोड चोरी हो भी जाता है, योर कॉन्फिडेंशियल डेटा विल रिमेन सेफ, ठीक है। तो ये कोड के डिपेंड करेगा आपका कि क्या आपकी डिटेल्स हैं, राइट। सो दिस टोकनाइज्ड विल बी डन फॉर द डिटेल्स ऑफ कार्ड। बेटर पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन, अब यहाँ पर बेटर ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि सिंपली, एक सेकेंड देंगे मुझे, just a second, is there any kind of problem with my video, could you please confirm, कोई नेटवर्क में इशू तो नहीं है? कुड यू प्लीज कंफर्म, कोई इशू तो नहीं है मेरी वीडियो में? ओके, ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ये सिंपली क्या करेगा, एक ऐसा डिटेक्ट करेगा नेटवर्क विच इज गोइंग टू मेक योर पेमेंट फास्ट। अगर आपका एक नेटवर्क काम नहीं कर रहा, अगर आपका एक नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इट विल ऑटोमेटिकली मूव टू नेक्स्ट नेटवर्क इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। सो दिस इज व्हाट इट मीन बाय द पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपका एक पेमेंट मास्टर कार्ड से आपकी पेमेंट नहीं जा रही, उस नेटवर्क से नहीं जा रही, इट विल मूव टू वीजा नेटवर्क, ठीक है। तो यही आपको स्विचिंग दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी थ्रू दिस इंटरऑपरेबल ओपन सिस्टम। देन वी हैव ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। पहले मर्चेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि हर एक मास्टर कार्ड वीजा का अपना कॉस्ट है, वीजा का अपना कॉस्ट है, रुपए का अपना कॉस्ट है फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शन। तो अब क्या होगा, क्योंकि देयर वुड बी ओपन इन इंटरऑपरेबल इकोसिस्टम, they will be even more transparent, the cost will be even more transparent to decide that कि cost कितनी पड़ रही है मेरी इस particular transaction को करने की। So that is much more easier. Initiative number 13, payment switching service, पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दैट जब भी एक बैंक मर्ज हो जाता है एक बैंक के साथ,
या फिर मान लीजिए एक बैंक क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है इन 2 डिफरेंट बैंक्स, राइट, स्प्लिट हो गया इन 2 डिफरेंट बैंक, ऐसा भी हो जाता है केस। और कभी कभार क्या होता है कि 2 बैंक्स मिलकर एक नया बैंक खोल देते हैं, से ए बैंक मिल्स मीट्स बी बैंक एंड दे ओपन सी बैंक, है ना, ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपका जो अकाउंट है किसके बैंक के साथ है, ए बैंक के साथ है, राइट। आपने उस बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि मेरी जो सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरी जो सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की, वो मेरी 1 महीना छोड़कर आप डिडक्ट करेंगे, और मेरी जो सैलरी आएगी, मेरी सैलरी में से 20% आप मेरे मदर को दे दीजिए, 20% आप मेरे फादर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। उसमें से 10% आप मेरे इस वाले पर्टिकुलर ईएमआई में डिडक्ट कर दीजिए। अब ये क्या है, ये एक तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने अपने बैंक को दी हुई थी, एंड दे यूज्ड टू डू दीज ऑल सर्विसेज फॉर मी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शन किसको दी थी, बैंक ए को दी थी। अब क्योंकि बैंक ए बैंक बी के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू बैंक। अब मुझे फिर से सी को जाके सब कुछ समझाना पड़ेगा, देखिए दिस इज व्हाट आई वांट, कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं एंड प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, तो मुझे फिर से उन्हें समझाना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर द यूजर, अ प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। दे आर सेइंग कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। ये एक ऐसी सर्विस है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे प्रोवाइड करवाई जाएगी थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होगा, दैट योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को हम स्विच कर सकते हैं, और वी कह सकते हैं वी कैन ट्रांसफर द इंटायर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है। तो आपको कस्टमर, यू एज अ कस्टमर, यू डू नॉट नीड टू टेल योर इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, इट विल सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम ए बैंक टू सी बैंक। और ये कैसा होगा, व्हेन वी हैव यूनिफाइड, और वी कैन से व्हेन वी हैव सेंट्रलाइज्ड, यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, और हम कह सकते हैं एक ऐसी सर्विस which is going to be centralized for you, right? So this is very easy for you to have the same instructions in the new account as well. You can have full switch का मतलब है जो आपकी इंस्ट्रक्शन पुरानी थी, you are completely going to take over it again in the new account, और you can also have partial switch, यानी कि आप कुछ पेमेंट इंस्ट्रक्शन को छोड़ देना चाहते हो and you want only few instructions to be followed with this new account, right? So this is what you can do. View all the payment flow in one single place. You can see that how the money is being flowing by in one single view, ठीक है। तो ये भी नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके 14, ब्रिंगिंग क्रिटिकल एंटिटीज अंडर रेगुलेशन। अब क्या है, अभी क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन एक एंटिटी है, फिनटेक दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। सो कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनकी इंपॉर्टेंस और उनकी ग्रोथ दोनों ही बढ़ रही हैं इन द मार्केट, एंड व्हाट दे हेल्प इन व्हाट, पेमेंट सिस्टम, दे हेल्प इन डूइंग पेमेंट सिस्टम, या फिर हमें पेमेंट करना अलाउ करते हैं एंड गिव अस वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस एज वेल इन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। नाउ आरबीआई इज सेइंग कि अब से मैं इन दोनों को भी रेगुलेट करूंगा, एंड आई विल हैव अ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दीज, वी कैन से entities and these institutions as well, and they will be now falling under the regulations of RBI. Big change, very big change. तो आपको ये याद रखना है that RBI plans to identify these critical entities and bring them under the regulatory ambit of itself. अपने अंडर लेकर आ रहा है for the regulation, and RBI will also explore the white label solution आधार enabled payment system. अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, आधार enabled payment system, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। पहले हम लिख लेते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, दैट दिस इज प्रोवाइडेड बाय whom, द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कुछ ऐसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं एट द रूरल एरिया, दैट मीन्स हु आर दीज आर सम स्मॉल वेंडर्स और मर्चेंट्स हैं जो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिक सर्विसेज, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू देयर रीजनल एरिया, टू देयर रीजनल रूरल पीपल, राइट। तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अभी क्या यूज करते हैं, बैंक्स का कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उनका एसेट यूज करते हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, राइट। अभी अभी ये कैसा है, दैट ये दिस पर्टिकुलर वेंडर इज प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज थ्रू देयर आधार, थ्रू पर्सन्स आधार,
तो पर्सन अपना आधार लेकर आ सकता है जो कि यूनिक आईडी है, और यूजिंग दैट आधार कार्ड दे कैन यूज देयर फिंगरप्रिंट एज अ पासवर्ड, एंड दे विद दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी they can either withdraw the money, they can even deposit the money, they can even check their bank balance, they can even transfer some money to some others account. So all such facilities are provided through this business correspondent, which are which are the, we can say, the agents of bank, which are facilitating bank like services in areas where bank do not have reach, right? जहां पर बैंक का खुद का बैंक ब्रांच नहीं है, right? सो अब इनको क्या नाम देंगे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को व्हाइट लेबल सॉल्यूशन इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अभी क्या है, इनको कोई लेबल नहीं दिया हुआ। जैसे एक कंपनी है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो गुड्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक पर्टिकुलर कंपनी, बट इट इज बिंग लेबल्ड अंडर अ बिग ब्रांड। एक बिग ब्रांड के अंदर उसे लेबल किया जा सकता है, राइट? इसी तरह से जैसे टोयोटा है, टोयोटा के अब बहुत सारे शोरूम्स खुलते हैं, दे आर अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टोयोटा, बट कंपनी कौन होल्ड कर रहा है? मान लीजिए कोई शर्मा जी नाम के पर्सन है, दे आर होल्डिंग इट, राइट? सो दिस इज ब्रांड नेम, तो इनको एक लेबल दे दिया है। ऐसे ही वो कह रहे हैं अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कौन प्रोवाइड करवाता है हमें? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब हम इन्हें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को व्हाइट लेबल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, विच इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू, ठीक है। दे आर गोइंग टू गिव मोर रेगुलेशन, और इस पे और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी वंस दे आर रिवीलिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, बट दिस इज व्हाट आई हैव आफ्टर रीडिंग अबाउट इट, ठीक है। इसके इसके लिए रिगार्डिंग हमें और थोड़ा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए व्हेन दे विल रिलीज इट, ठीक है। गोल क्या है? अगेन स्मूथ और सेफ फंक्शनिंग चाहिए हमें किसकी? पेमेंट इकोसिस्टम की। लास्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज डोमेस्टिक लीगल आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए एल ई आई क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, यानी कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी बिजनेस है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं विद अ यूनिक कोड, विद अ यूनिक नंबर और आईडी। ये यूनिक नंबर और एक आईडी होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर बिजनेस को। कहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैम? जब ये करके क्या करते हैं? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर दे टेक पार्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, व्हेन दे टेक पार्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। तो हम कह सकते हैं इस कोड का अभी लिमिटेड यूज है। अभी क्या है? लिमिटेड यूज है, राइट? तो अब इस कोड का यूज जो है ना, इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी कि इसका स्कोप बढ़ा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी अभी जो डोमेस्टिकली कंपनीज, बिजनेसेस, मर्चेंट्स जो काम करते हैं, उनके पास बहुत सारी आईडीज हैं। जैसे कि वो अपना पैन कार्ड भी यूज करते हैं, दे यूज देयर CIN नंबर एज वेल, जीएसटी भरने के लिए GSTIN यूज करते हैं, LEI यूज करते हैं फॉर सम केसेस, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो यहाँ पर बहुत सारी आईडीज हैं जो एक बैंक होल्ड कर रहा है। तो दे व्हाट दे आर सेइंग दैट नाउ वी विल हैव डोमेस्टिक LEI, यानी कि डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लेकर आएंगे, जो कि अगेन एक यूनिक कोड होगा, एक यूनिक नंबर होगा, थ्रू विच वी विल आइडेंटिफाई दैट ये कौन सा बिजनेस और कौन सी एंटिटी की बात हो रही है। ये पर्टिकुलर हम क्यों यूज करेंगे कोड? ताकि हमें पता लगे कि पेमेंट सिस्टम में कौन से बैंक ने या फिर कौन सी कंपनी ने यूज किया है एक पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम और कैसे करिए पेमेंट। तो हम उसी वक्त उसी बैंक को, सॉरी नॉट बैंक को, बिजनेसेस को और एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद दिस यूनिक कोड, विच इज वेरी इजी। अगेन एजेंडा क्या है? स्मूथ एंड सेफ फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम व्हेन it is being used by whom? The businesses and the entities, right? So we are done with the 15 specific initiatives or payment vision 2028. So now we are going to discuss what? Questions. So I just want you to be very participative and tell me if you have understood in a very right way. तो please इसका आंसर दीजिए. That is, the RBI introduced the Payment Vision 2028 to guide the future of India's payment ecosystem. What is the core theme of the vision document? अब ये जो vision document निकाला है, इसका theme क्या है? I told you this is very important. So be very specific when you are answering. So towards a less cash economy, e-payment for everywhere, everyone, every time, empowering exceptional payment experience, shaping India's payment frontier, and Digital India Payment Revolution. Yes, no, B is not a right answer, Manish. D is the right answer, that is shaping India's payment frontier. This is the theme for 2028 payment vision. ठीक है, अभी जो हमारी लेटेस्ट थीम है वो ये है, एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। जो हमारी थीम थी, दिस वाज फॉर द लेटेस्ट ईयर, दैट वाज फॉर द ईयर ऑफ 2025, ठीक है।
तो वो इस ईयर के लिए थी, तो हमें पुरानी वाली थीम भी याद रखनी है, बट अभी नई वाली की पूछी है, तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. Okay. Which of the following best describes the objective of payment switching service proposed under the Payment Vision 2028? So we talked about the payment switching service. तो वो payment switching service क्या है वो आपको बतानी है. To enable cross-border payments using a single global currency, to allow seamless migration of payments instruction when a customer changes bank account, to replace card network with a unified digital payment platform, to provide real-time settlement of high-value transactions, to introduce a unified authentication system for all the payment mode. Yes. So tell me what is the right answer in this case? Yes. What is the right answer? Okay, then keep it as a homework. ठीक है, आपके homework में है ये question and you will tell me that what is the answer of this question. Next question भी एक बारी पढ़ लेते हैं. This is what is the primary objective behind the proposed introduction of domestic legal entity identifier under the payment vision 2028. तो हमें पता लगाना है that what this particular domestic legal entity identifier क्या है. So there are certain we can say options in front of you. You will read and you will again answer me in the homework. आपके homework के लिए है ये and you will answer me in the comment section कि what is the right answer. ठीक है, और ये कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी का. यू कैन एक्सेस इट अगेन. दिस इज एट अ लोएस्ट प्राइस एट 7,299. डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है. यू कैन एक्सेस इट एंड दिस इज माय वी कैन से टेलीग्राम ग्रुप. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है. यू कैन स्कैन इट एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मैं डेली फाइनेंस करंट अफेयर्स के पीडीएफ शेयर करती हूँ. इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस विद रिलेटेड टू योर आरबीआई ग्रेड बी, आप किस तरह से शुरू करें, कोई भी आपके डाउट हो, यू कैन कनेक्ट मी ओवर दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप. सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर वी कैन से टेलीग्राम ग्रुप. सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू विद यू ऑल हेयर. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी specific while you are reading this payment vision. And again, our agenda is to provide you the top notch quality and the latest news as well. Right. So goodbye everyone. Take care of